दोस्तों बात यह है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत से पढ़ा हुआ लड़का भारत के रिसोर्सेज एजुकेशन सिस्टम को इस्तेमाल करता है और वो नेपाल का प्रधानमंत्री बनने को तैयार है और आज भारत के खिलाफ ही जहर उगल रहा है। कहता है कि अगर भारत अखंड भारत का सपना देखेगा तो हम लोग ग्रेटर नेपाल का सपना देखेंगे। इस तरीके से जहर उगला जा रहा है। लेकिन बात यह है कि भारत से पढ़ने के बावजूद भी क्या भारत के साथ में वो नहीं है। बात यह भी है कि ये क्या केवल और केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है उस कुर्सी को पाने के लिए। बालेन शाह ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, रैपर से पॉप सिंगर से वो बन चुका है आज नेपाल का प्रधानमंत्री। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आज हम लोग अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात, बालेन शाह के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो एक इंजीनियर, रैपर, पॉप सिंगर और आज नेपाल का प्रधानमंत्री। लेकिन क्या उसका वो स्टैंड सही है कि वो ना तो भारत के पक्ष में, ना चाइना के पक्ष में, ना अमेरिका के पक्ष में। आज इतना जबरदस्त स्टैंड उसने लिया है। जेन ज़ी के आंदोलन ने उसको इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी दी है कि वो आज नेपाल का प्रधानमंत्री बन चुका है। बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। हमारा लेक्चर बड़ा फोकस्ड रहेगा ऑन अखंड भारत वर्सेस ग्रेटर इंडिया, ग्रेटर नेपाल, माफ कीजिएगा, ग्रेटर इंडिया के अंदर फिर तो नेपाल को शामिल करना पड़ेगा, तो नेपाल नाराज हो जाएगा। चलिए तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि बालेन शाह जिसने स्वतंत्र पार्टी से अपनी बढ़त को बनाया है और नेपाल का प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। 2022 में जब वो काठमांडू के मेयर बने उस समय उन्होंने इसी मैप के बदौलत जो है अपनी पॉपुलैरिटी को पाया था। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये ग्रेटर नेपाल का मैप है, जिसमें आप देखेंगे कि नेपाल के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होकर ये तीस्ता जो रिवर है वहां तक वो जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल का एरिया भी वो कवर करता है। बालेन शाह ने कहा कि हम लोग आगे आने वाले समय के अंदर अखंड भारत से भी बड़ा सपना, ग्रेटर नेपाल का सपना देखने के लिए जा रहे हैं। और जेन ज़ी इससे बहुत इंफ्लुएंस हुए और वोट जो है वो पक्ष में डाला गया, किसके? बालेन शाह के। ठीक है दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी के अंदर चुनौतियां आती हैं। केवल एक एडिक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आपके लाइफ के चैलेंजेस की मैं बात कर रहा हूं। आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको बिजनेस क्रैक करना है, आपको फोकस होना पड़ेगा। और फोकस्ड होने के लिए आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे ना, अंदर से ही आपको आता है कि अब मुझे इसको क्रैक करना है। तो चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। केवल एक चैलेंज ही है, चुनौती होती है जो कि आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसीलिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का आप लोग हार्ड चैलेंज ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस इंसान के बारे में। बालेन शाह 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के अंदर जन्म होता है। अगर हम लोग 1990 से इनकी उम्र को कैलकुलेट करना शुरू करें तो लगभग 26 साल की उम्र जो है ये लगभग हमको लगती है। अब इतने कम समय के अंदर नेपाल का प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। भारत के नागपुर की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, विश्वसरिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हुआ और फिर बाद में जाकर वो पॉप सिंगर बनता है और नेपाल का इलेक्शंस जीत जाता है। जिस समय भारत ने अखंड भारत का मैप जारी किया था उसके बाद में, उसी के बाद में उसके विरोध के अंदर ग्रेटर नेपाल का एक मैप जारी किया गया। जिस समय वो काठमांडू के मेयर थे, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। ये पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी कि फिर जेन ज़ी जो आंदोलन था उसको हेड किया, उसको नेतृत्व प्रदान किया। ये जेन ज़ी शब्द मैं बार बार काम में लूंगा, इसका अर्थ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जेन ज़ी जो है वो एक निश्चित आयु वर्ग के जो आज के युवा पीढ़ी है उनको ये डिनोट करता है। तो बालेन शाह ने अपनी स्वतंत्र जो पार्टी है उसके अंदर बढ़त बनाई है। सोनम वांगचुक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सोनम वांगचुक जिन्होंने लद्दाख के अंदर लद्दाख को एक अलग स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था, लेकिन उसके अंदर युवा इतनी जबरदस्त तरीके से शामिल हुए थे कि उस आंदोलन को जेन ज़ी आंदोलन का नाम दिया गया था। सोनम वांगचुक ने साफ तौर पर इनकार किया था कि ये जो आंदोलन है वो हमारा कोई भी जेन ज़ी आंदोलन नहीं है। हम लोग लद्दाख के अंदर जो माइनिंग्स हो रही हैं उस माइनिंग से बचाने के लिए ही हम लोग लद्दाख के लिए लड़ाई कर रहे हैं और लद्दाख को एक स्टेट बनाना चाहते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट ये मिला कि असम की जेल के अंदर सोनम वांगचुक को पहुंचा दिया गया।
और जोधपुर की जेल के अंदर भी उनको रहना पड़ा था। मतलब अलग अलग जेल के अंदर उनको रहना पड़ा था। लेकिन साफ तौर पर यह क्लियर हुआ था कि जैन जी आंदोलन ये लद्दाख का आंदोलन नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया था कि नेपाल के अंदर जैन जी आंदोलन हुआ है, वैसा ही लद्दाख के अंदर भी हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नेपाल के अंदर हुआ था वो वाकई में जैन जी आंदोलन था, लेकिन लद्दाख के अंदर जो हुआ वो जैन जी आंदोलन नहीं था। अब ये जो छिटपुइया भैया हैं, इन्होंने एक गाना गाया, रैपर तो थे ही, गाना गाया गफ धरे भैया अब काम चाहिन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है कि बातें बहुत हो गई हैं, अब काम चाहिए, नेपाल की सूरत बदलने के लिए बालेन चाहिए। रैपर तो थे ही, शब्दों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। शब्दों की जो संयोजकता है वो आप लोग देख सकते हैं कि पुरानों की विदाई और नए को अवसर, सबका एक ही नारा, अब की बार बालेन सरकार। इस तरीके से रैपर का ये जो सॉन्ग है वो हर जैनजी के मोबाइल के अंदर बजने लगा, लोगों को पसंद आने लगा। उनको ये लगने लगा कि वाकई में एक जो नेतृत्व करता है रैपर जो है वो आज हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी देश के अंदर अगर कोई रैपर फेमस होता है तो अगला प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके लिए चांसेस जो है वो क्रिएट होके आते हैं। ये तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं ये बालेन शाह की उस समय की तस्वीर है जिस समय ये काठमांडू के मेयर थे 2022 में, जिस समय उन्होंने अपने पीछे एक मैप लगाया और जिस पर लिखा हुआ था ग्रेटर नेपाल। ये जो ग्रेटर नेपाल का मैप है ये आपके यानी कि आप मान के चलिए कि उत्तराखंड से शुरू होकर ये तीस्ता नदी तक जाता है और बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज को वहां पर क्लेम किया गया कि हम इसको ग्रेटर नेपाल के अंदर शामिल करते हैं। ये एक विरोध में था। जिस समय भारत ने अखंड भारत का मैप जारी किया था उसी के विरोध में ये ग्रेटर नेपाल का मैप जारी किया गया। आप देखिए कि आदि पुरुष फिल्म जो है भारत के अंदर रिलीज होती है, भारत में रिलीज होने के बावजूद भी बालेन शाह ने इसका विरोध किया, क्योंकि यह बताया कि सीता जो बेटी है वो नेपाल की बेटी है, जबकि इस फिल्म के अंदर जो दर्शाया गया था कि जन्म जो है वो कहां पर हुआ, भारत के अंदर हुआ। इस बात के विरोध के अंदर यह कहा गया कि यह फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे और फिर वहां पर यह मामला कोर्ट के अंदर गया। जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए, यह भारत की फिल्म है और हमको इससे कोई ऐतराज नहीं है। इसके विरोध के अंदर बालेन शाह ने यह कहा था कि नेपाल की सरकार और कोर्ट जो है वो भारत के गुलाम बन चुके हैं। जैसे ये ट्वीट आता है ये ट्वीट वायरल हो जाता है और उसके कुछ समय बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया जाता है और बालेन शाह ने इसके लिए माफी भी मांगी थी कि भारत का गुलाम बताया गया था किसको, नेपाल की कोर्ट को, न्यायपालिका को और साथ ही के अंदर नेपाल की सरकार को। इस तरीके से ये आंदोलन जो है वो बड़ा उग्र हुआ था। जिस समय जैन जी आंदोलन हुआ था उस समय आप नेपाल की पार्लियामेंट को देख सकते हैं कि इसकी जो दीवारें हैं वो कैसी जली हुई जो है आपको दिखाई पड़ रही हैं। यहां पर देखिए ये जैन जी है, मतलब ये मान के चलिए कि अगर कोई राष्ट्रवादी कोई सोच रखता है, नेशनलिस्ट कोई सोच रखता है कि जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रवादी हूं तो मैं अपने देश की संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। आप मुझे बताइए कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से शेख हसीना के घर पर चढ़ा गया और उसके बाद में आप देखिए कि बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, उनकी मूर्ति जो है उसको नीचे गिरा दिया गया था। मतलब खुद ही अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी सोच रखता है, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखता है, तो इस तरीके से वो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका मतलब है कि जिन्होंने नेपाल की पार्लियामेंट को इस तरीके से खराब किया था, आप समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या सोच होगी, कितनी छवि जो है वो नेपाल की धूमिल हुई होगी। इसीलिए हमारे देश के लिए भी संदेश है कि कभी भी ऐसे कदम ना बढ़ाएं। साथ ही के अंदर आप देखिए कि बालेन शाह को जीत हासिल हुई झापा 5, ये उनकी सीट थी जहां से इनको जीत दर्ज हुई। गगन थापा जो कि कांग्रेस से थे उन्होंने लॉस्ट किया, सीट हार गए। फिर केपी शर्मा ओली जो कि वापस से यानी कि लॉस्ट हुआ, फिर वापस से वहां पर री इलेक्शन करवाए गए। पुष्प कमल दहल जो कि एनसीपी से थे, इन्होंने अपनी सीट को बचाए रखा। और भी कई नेता जो थे जो हारे और कुछ जीते। अब देखिए नेपाल की पार्लियामेंट की हम लोग बात करते हैं, टोटल 275 सीट्स वहां पर है और 275 सीट्स में से हम लोग बाइफरकेट करते हैं 165 सीट पर डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और जबकि 110 सीट जो है उस पर प्रोपोर्शनल वोटिंग्स होती हैं। ये जो आप लोग 165 सीट देख रहे हैं यहां पर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब एक मेथड होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। जिस समय हम लोग भारत के प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं उस समय हम लोग आर्टिकल 55 को पढ़ते हैं जिसमें इलेक्शन मेथड को दिया गया है। तो इलेक्शन मेथड के अंदर है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको सबसे ज्यादा मत हासिल होंगे वो जीतेगा।
मतलब 165 सीटों पर इसी तरीके से वोट होता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 50% प्लस 1 उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। जबकि यहां पर जो 110 सीटें हैं उनके ऊपर प्रोपोर्शनल वोटिंग होती है, मतलब रैंकिंग जो है वो दी जाती है। रिसेंटली क्या हुआ कि जो बालेन शाह है इन्हीं 165 सीटों में से एक सीट थी जिसका नाम था झापा 5, इसी सीट के ऊपर इन्होंने जीत दर्ज की थी। ठीक है, तो 275 जो सीट्स हैं इस पर बढ़त बनाने के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि आधे ज्यादा सीट जो है वो एक पार्टी के पास में होनी चाहिए, इसीलिए इसमें से एक पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी थी जिसने इसमें से 50% प्लस 1 सीट जो है वो हासिल की है। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, इस मैप में आप लोग देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर का आप लोग को मैप दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, वहां पर जो है वो बालेन शाह की पार्टी ने जीत दर्ज की है। खास बात है कि ये जो एरिया है वो पूरा का पूरा भारत से लगता हुआ है, इसीलिए इन्होंने ग्रेटर इंडिया का एक कंसेप्ट जो है वो बनाया, ग्रेटर नेपाल का एक कंसेप्ट बनाया, और ग्रेटर नेपाल के कंसेप्ट के तहत ही इनको पता था कि ये सारा का सारा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं मेरी पकड़ के अंदर है। 2022 के अंदर जब इलेक्शंस हुए थे उस समय आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है इसका कुछ ज्यादा दबदबा नहीं था। उस समय आप देखेंगे कि लगभग पीआर जो वोट थे वो लगभग 10% के आसपास थे, जबकि शेर बहादुर देवबा की पार्टी 25% पर और केपी शर्मा ओली की जो पार्टी थी वो 26% पर जो है वो अपने वोट शेयर को ली हुई थी। लेकिन आज देखेंगे 2026 के इलेक्शंस के अंदर किस तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी जो है इसने अपनी जीत को दर्ज किया है। तो आप लोग कुल मिलाकर यह मान सकते हैं कि इस बार जो सरकार बनी है वो ना तो इंडिया की सरकार है ना ही चाइना की तरफ झुकती हुई सरकार है। हो सकता है कि ये केवल एक सीट को जीतने के लिए दांवपेच जो है वो खेला गया है कि आखिरकार नेपाल का प्रधानमंत्री कैसे बना जाए, उसके लिए एक दांवपेच ही हो सकता है। अब इसके अंदर इन महाशय का बालेन शाह जो है इनका क्या स्टैंड है, देखिए पहले तो इन्होंने पहले ये ट्वीट कर दिया था कि ये जो नेपाल का कोर्ट है या फिर नेपाल की गवर्नमेंट है ये भारत की गुलाम है। इसका अर्थ साफ है कि भारत के पक्ष में तो नहीं है, तो क्या चाइना के पक्ष में है? नहीं। इन्होंने यह भी कहा था कि भारत, चीन और यूएसए जो है उसके पक्ष में कभी भी नेपाल की सरकार नहीं होगी, मतलब हम भी उनके भी गुलाम जो है वो नहीं है, चाइना की तरफ भी नहीं है। अब इस कंडीशन में चाइना चुपचाप बैठा बैठा इस पूरे इलेक्शंस को देख रहा है। वो क्या देख रहा है? वो ये देखना चाहता है कि आखिरकार इन इलेक्शंस के अंदर कौन सी वो पार्टी है जो कि समर्थन आज करना चाहती है तिब्बत का। तिब्बत का कैसे? तिब्बत के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट रन हुआ करती थी, है ना, रन हुआ करती थी, तो उसका समर्थन करने वाला कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि आज उसका जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना जो है वो उसको वहां से कैप्चर करेगा। भाई दलाई लामा जो कि भारत के अंदर है, ठीक है, उनको सपोर्ट करने वाला और उनके अगेंस्ट में जो है वो कौन सी पार्टी है? तो बालेन शाह ने ऐसा नहीं किया। बालेन शाह ने पूरा फोकस किया जेनजी के ऊपर। जो जेनजी है वो कौन कौन मेरे साथ में है, तो इन्होंने एक अलग ही कंसेप्ट बनाया। आप देखिए मालदीव्स के अंदर क्या हुआ था। मालदीव के अंदर जब भारत विरोधी नारे लगे थे उस समय वहां की सरकार बनी। बांग्लादेश के अंदर जब भारत विरोधी नारे लगे तो वहां पर उनकी सरकार बनी। यही कंसेप्ट जो है नेपाल के अंदर अप्लाई किया। नेपाल के अंदर जब भारत विरोधी एक सरकार खड़ी करने की कोशिश की तो नेपाल के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया गया। लेकिन उसके बाद में फिर रिजल्ट आप देख सकते हैं कि वो जो सरकारें बनी थी वो कहीं ना कहीं तबाह हुई। उनको कोई भी सपोर्ट जो है अपने नागरिकों से नहीं मिला था। शुरुआती जो है बढ़त जरूर मिलती है लेकिन बाद में ये तबाह हो जाती है। इसका मतलब ये है कि नेपाल के अंदर ना तो इंडिया का इंफ्लुएंस और ना ही चाइना का इंफ्लुएंस है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर वो कोई तीसरा ही पक्ष जो है वो अपना ढूंढ ले। वो क्या पक्ष होगा वो देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत विरोधी सरकार जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। भारत को नुकसान हो सकता है, बायलैटरल जो हमारे ट्रेड्स वगैरह हैं उनको लेकर इंपैक्ट हो सकता है। वो तो आगे आने वाले समय के अंदर नेपाल की जो पॉलिसीज आएंगी उसको देखकर पता लगेगा। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है कि आखिरकार फोकस जो है उसकी क्या पावर है। मैंने 30 टैक्टिक्स बताई हैं जिसके दम पर आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप बिजनेस को क्रैक कर सकते हैं, आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।